आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये वीडियो काफ़ी लाभदायक होगा। आज हम देखेंगे भारत की नदियों का पार्ट वन, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया का पार्ट वन, जो कि पूरी तरह से मानचित्र पर आधारित होगी और आपको क्लास में ही सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे फैक्ट दिमाग में छाप दिए जाएंगे। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉल 247 को शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो हम आज भारतीय भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी में भारत की नदियों को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भारत की नदियों को पढ़ेंगे। भारत की नदियां, रिवर्स ऑफ इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। तो अगर भारत की नदियों को पढ़ना आप चाहते हैं तो इसको हम तोड़ तोड़ करके पढ़ेंगे, अलग अलग जगहों के नाम से पढ़ेंगे कि ये नदी यहां पर पड़ती है और ये नदी यहां पर पड़ती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो भारत की नदियों को दो भाग में पहले हम लोग बांट देते हैं। क्या? भारत की नदियों को हम लोग पहले दो भागों में बांट देते हैं और उसको इस प्रकार से बांटते हैं। एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियों को पढ़ेंगे, ठीक है, एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियों को पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियां यानी कि पेनिनस्यूलर इंडिया वाला जो रिवर्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और एक हिमालय से निकलने वाली हिमालयन रिवर्स जो हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते होंगे ये भारतवर्ष का, ये आपका क्या है, पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय भाग है, मध्य भारत और जो साउथ इंडिया है। ठीक है, तो इधर जो भी रिवर्स हैं तो कुछ रिवर्स क्या करती हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत का जो रिवर्स होती हैं तो कुछ रिवर अपने जल को कहां पर, बंगाल की खाड़ी में गिराती है, तो कुछ रिवर अपने जल को अरब सागर की खाड़ी, अरब सागर में गिराएगी। तो इस तरीके से प्रायद्वीपीय नदियों को हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक तो आपका अरब सागर में गिरने वाली नदियां और एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और एक अरब सागर में गिरने वाली नदियां। तो उसको हम लोग उस तरह से पढ़ेंगे। और अभी हम लोग जो हमारा पहला है हिमालयी नदियां को, हिमालयी नदियों को भी तीन भागों में बांटा जाता है और इसको इस प्रकार से पढ़ा जाता है क्योंकि जब आपके पास कुछ बड़ा काम होगा तो अगर आप काम तोड़ तोड़ करके टुकड़ों में करके करेंगे तो आसानी होता है। तो उसी तरह से हिमालयी नदियों को तीन टुकड़ों में बांट करके पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? सिंधु नदी तंत्र। क्या पढ़ने वाले हैं? सिंधु नदी तंत्र। दूसरा पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और तीसरा पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र। तो यह भी याद रख लीजिएगा, हिमालयी नदियों के अंतर्गत कौन कौन से ड्रेनेज सिस्टम आता है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। अब यहां पर एक सवाल उठता है कि क्या सिंधु नदी में, केवल सिंधु नदी तंत्र में क्या केवल सिंधु नदी ही है या फिर कोई और भी नदी? तो देखिए दोस्तों, आपका घर आपके नाम से जाना जाता है या फिर आपके गार्जियन के, आपके पिताजी के नाम से, तो आपके पिताजी के नाम से ऑब्वियस सी बात है जाना जाता होगा, क्योंकि जो घर का गार्जियन होता है, जो घर का सर्वे सर्वा होता है, लोग उसी के नाम से उस घर को जानते हैं, उन्हीं के नाम से उस घर को जानते हैं। तो सीधी सी बात है, सिंधु नदी तंत्र अगर बोला जा रहा है तो इस नदी तंत्र में, इस ड्रेनेज सिस्टम में सबसे मेन रिवर, सबसे मुख्य नदी जो होगी वो कौन सी नदी होगी? सिंधु नदी होगी। तो सिंधु नदी सबसे मेन नदी है और इस नदी में बहुत सारी छोटी बड़ी नदियां अपने जल को आकर के सिंधु नदी में डाल देती है, कहती है लीजिए आप जाने और आपका काम। फिर क्या करती है सिंधु नदी? ये अपने जो सारी की सारी नदियों से जल को लेकर के आगे बढ़ जाती है और जो इसका मेन एम होता है हर एक नदी का, सागर में मिलने का, ठीक है, तो सागर में जाकर के ये जल को गिरा देती है। तो ये एक पूरा नदियों का जाल बनता है जिसमें मुख्य नदी कौन? सिंधु नदी। तो हो गया सिंधु नदी तंत्र। वही बात हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी के साथ और वही बात एप्लीकेबल हो जाएगा गंगा नदी तंत्र के साथ। तो एक एक, ठीक है, तो एक एक नदियों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक ड्रेनेज सिस्टम के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला नदी तंत्र कौन सा है? सिंधु नदी तंत्र। तो आपने सुना भी होगा सिंधु नदी के बारे में कि सिंधु नदी कहां है, कहां से निकलती है। तो सबसे पहले जो मेन चीज है, जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, हर एक चीज पर हम लोग बात करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट पर भी बात करेंगे। तो ध्यान से आप क्लास को देखिएगा, पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव लगाइएगा, आपसे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स लगेंगे। देखिए, अगर सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी का कहां से निकलती है? सबसे पहले यही सवाल हमारे दिमाग में उठना चाहिए कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, इसका ओरिजिन कौन सा है और ये कहां से निकलती है। तो देखिए, ये हमारा प्यारा भारतवर्ष, क्या ये हमारा प्यारा भारतवर्ष, और भारतवर्ष के किसी भी जगह से, भारतवर्ष में किसी भी जगह से सिंधु नदी तो नहीं निकलती दिखाई दे रही है। मैप पर आप देख सकते होंगे ये कहां से निकलती है भैया, तो ये निकलती है आपके तिब्बत। ये देखिए कौन सा है? तिब्बत में।
और तिब्बत के बोखरचू, याद रखिएगा तिब्बत में बोखरचू के पास, तिब्बत में बोखरचू के पास एक ग्लेशियर है, एक हिमनद है जिसका नाम है सिंगी खबान हिमनद। याद रख लीजिएगा, ऐसे बहुत इतना डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाएगा अगर आप एसएससी लेवल तक की तैयारी कर रहे हैं तो सिंगी खबान हिमनद है। और उस हिमनद में एक झील होता है, एक झील पड़ता है जिसका नाम है मानसरोवर झील। क्या? जिसका नाम है मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील से ही सिंधु नदी निकलती है, मानसरोवर झील से तिब्बत में। बस इतना याद रख लीजिएगा, तिब्बत में मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है। और निकल करके इसको क्या पता है कि कौन कितना बॉर्डर ले लिया, कौन कितना जगह ले लिया, किसने बॉर्डर छेक दिया, ये सब इसको पता नहीं है। तो ये क्या करेगा, सिंधु नदी तिब्बत से निकलेगी और फिर उसके बाद ये पहुंच जाएगी भारतवर्ष में। और भारतवर्ष में जिस जगह से भारतवर्ष में सिंधु नदी एंट्री लेती है उस जगह का नाम है दमचौक। उस जगह का नाम है दमचौक। जिस जगह से सिंधु नदी भारतवर्ष में एंट्री लेती है उस जगह का नाम है दमचौक। उसके बाद ये भारतवर्ष में लेह वाले इलाके से, लेह लद्दाख वाले इलाके से विचरण करते हुए मदमस्त चाल में ये सिंधु नदी भारत से निकल करके, ठीक है, तो ये क्या लेह वाले तरफ ही सिंधु नदी क्या होती है, विचरण करती है भारतवर्ष में, ठीक है। और उसके बाद ये पीओके वाले जगह से, ये इधर क्या है, पीओके वाले गिलगित वगैरह ये जो क्षेत्र है, ठीक है, तो यहां से ये निकल करके किधर चली जाएगी, आप यहां पर देख रहे होंगे ये पाकिस्तान का मैप है। क्या आप तो जानते भी होंगे इस मैप के स्ट्रक्चर को, ठीक है, बहुत बखूबी आप जानते होंगे इस मैप के स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो ये पाकिस्तान में एंट्री ले लेती है और पाकिस्तान में ये घूमते फिरते क्या करेगी, पाकिस्तान में कराची के पास, कराची शहर के पास ये अपने नदी को अरब सागर में गिरा देती है, अपने जल को अरब सागर में गिरा देती है। यहां एक डेल्टा का निर्माण करती है और अरब सागर में अपने जल को गिरा देती है। तो ये तो बात रहा सिंधु नदी का। अब सिंधु नदी के साथ साथ बहुत सारी नदियां हैं जो कि सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, वो भी अपने जल को सिंधु नदी में गिराती है। तो याद रखिएगा, सिंधु नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं, सारी की सारी नदियां सिंधु नदी में जल गिराने के बाद सारी की सारी नदियां जो है मिठानकोट, पाकिस्तान में मिठानकोट नाम का एक जगह है, ठीक है, पाकिस्तान में मिठानकोट नाम का एक जगह है, वहां पर सारी की सारी नदियां उसके पास आकर के मिलती है। उसके बाद सारी की सारी नदियां संयुक्त रूप से अपने जल को आगे बढ़ाते हुए अरब सागर में जाकर के अपने जल को गिरा देती है। तो ये तो सिंधु नदी की बात है, ठीक है। चलिए सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं, जो मेन सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। देखिए मुख्य सहायक नदियां जो सिंधु नदी के आप जानते होंगे, वैसे हम लोग के एग्जामिनेशन में भी यही पूछा जाता है और अगर डिटेल में पूछा जाए तो भी हम लोग बात कर ही लेंगे उसके बारे में। तो जो मुख्य सहायक नदियां इसका सिंधु नदी की है, जिसे पंचनद भी कहा जाता है। पंचनद क्यों? क्योंकि 5 नदियां हैं। पंचनद क्यों? क्योंकि 5 नदियां हैं। कौन कौन सा? झेलम नदी, चिनाब नदी, ऊपर से नीचे आइए, ठीक है, ऊपर से ये आपका सिंधु नदी हो गया। उसके बाद आपके बेरीनाग झील से झेलम नदी निकल जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, रावी व्यास सतलुज, रावी व्यास सतलुज, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। तो ये जो झेलम नदी है ये केवल आपका जम्मू कश्मीर से निकलती है, जम्मू कश्मीर से। और उसके बाद चिनाब, रावी, व्यास, ये तीनों की तीनों नदियां कहां से? ये तीनों की तीनों नदियां हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये तीनों की तीनों नदियां हिमाचल प्रदेश से निकलती है। आगे हम इसके बारे में भी बात करेंगे। और फिर एक नदी है सतलज नदी। कौन? सतलज नदी। और सतलज नदी भी कहां? भारतवर्ष में इसका उद्गम स्थल नहीं है, जबकि सिंधु नदी का भी उद्गम स्थल भारतवर्ष में नहीं, तिब्बत से था। वैसे ही सतलज नदी का उद्गम स्थल भी भारतवर्ष में नहीं बल्कि तिब्बत में है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां ऊपर से नीचे घटते, मतलब ऊपर से नीचे आते हुए आप याद रख लीजिएगा। तो कैसे याद रखना है? एक तो आपका सिंधु, ये हो गया आपका, एक मिनट पेन ले लेते हैं, ये हो गया आपका सिंधु नदी, ठीक है। और ये सिंधु नदी यहां पर जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम नदी। कौन? जिसका नाम है झेलम नदी, ठीक है। शेषनाग झील से एक नदी निकलती है और ये आप देख रहे होंगे, झेलम नदी शेषनाग झील से निकलते हुए जम्मू कश्मीर में विचरण करते हुए भारत और पाकिस्तान का सीमा बनाते हुए, सीमा पर एकदम चलती है और झेलम नदी आगे बढ़ती है, ठीक है। झेलम नदी, तो झेलम नदी जम्मू कश्मीर से निकली। उसके बाद ये आपका हिमाचल प्रदेश वाला इलाका है, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश वाला। और हिमाचल प्रदेश से 3 नदियां निकलती है सिंधु नदी की सहायक नदी। कौन कौन सा? हिमाचल प्रदेश से 3 नदी निकलती है, एक चिनाब नदी, ठीक है,
चिनाब नदी, एक नदी निकलती है आपका रावी नदी और एक होता है व्यास नदी। तो तीन नदियां याद रखिएगा, सिंधु नदी तंत्र में तीन नदियां, सबसे ज्यादा नदी तंत्र, सबसे ज्यादा नदी कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। एक नदी कहां से निकलती है? जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से। और एक नदी जो सतलज नदी है, ये मानसरोवर झील के पास ही, मानसरोवर झील के पास ही एक झील है राकस ताल झील। याद रखिएगा, मानसरोवर झील के पास ही एक झील है राकस ताल झील, वहां से निकलती है सतलज नदी, हिमाचल प्रदेश में एंट्री लेती है। और जिस जगह से हिमाचल प्रदेश में एंट्री लेती है उस जगह का नाम है सीप किला दर्रा। सीप किला दर्रा से ये नदी निकलती है और उसके बाद ये इधर से हिमाचल प्रदेश, उसके बाद पंजाब। तो जो भारत में दो स्टेट से होते हुए हिमाचल प्रदेश, पंजाब, और फिर ये पाकिस्तान में चली जाती है सतलज नदी, और फिर जाकर के ये अपने जल को किसमें, चिनाब नदी में गिरा देती है। और चिनाब नदी जाकर के कहाँ, मिठानकोट के पास सिंधु नदी से मिल जाती है और ये पूरा का पूरा इसका रास्ता तय हो जाता है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। मैप पर तो आपने देख ही लिया, ठीक है, कौन कहां से निकलता है। तो सिंधु नदी, याद रखिएगा, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा? मानसरोवर झील, इतना याद रख लीजिएगा। कहां से? तो तिब्बत से। तो भारत में नहीं बल्कि तिब्बत से निकलती है, ठीक है। झेलम नदी, अभी हमने देखा, झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है और ये कहां से? तो जम्मू कश्मीर में। तो सिंधु नदी तंत्र का मात्र एक नदी जो जम्मू कश्मीर से निकलता है वो है आपका झेलम नदी, ठीक है। उसके बाद चिनाब नदी कहां से निकलता है भाई? तो चिनाब नदी याद रखिएगा बाड़ा लाचाला दर्रा, याद रखिएगा बाड़ा लाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश से। कहां से? चिनाब नदी बाड़ा लाचाला दर्रा से हिमाचल प्रदेश में। रावी नदी रोहतांग दर्रे से। कहां से? रोहतांग दर्रे से। जो यहां पर लिखा गया है बस आपको उतना याद रखना है, आपका काम हो जाएगा। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। व्यास नदी व्यास कुंड से, रोहतांग दर्रे के पास ही एक व्यास कुंड है और व्यास कुंड से व्यास नदी निकलती है और हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से। और सतलज नदी तो मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील है तिब्बत से। तो दो नदियां भारत के बाहर तिब्बत से, एक नदी जम्मू कश्मीर से और तीन नदियां हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। अब देखिए कुछ नदी है जैसे सिंधु नदी की सहायक नदी तो आप जानते ही हैं, पंचनद जिसे कहा जाता है। एक आपका सतलज नदी, व्यास नदी, रावी नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी। तो ये पांच नदियों को आपको याद रखना ही रखना है, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम। देखिए आप कभी सुनते होंगे सिंधु नदी, सतलज नदी, तो दोनों का लगता होगा सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी है? तो सतलज नदी, लेकिन बिल्कुल गलत। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब नदी। कौन सा? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चेनाब नदी। और चेनाब नदी में ही देखिए यहां पर चेनाब नदी में ही रावी नदी, झेलम नदी और सतलज नदी चेनाब नदी में आकर अपने जल को गिराती है, ठीक है। चलिए, और सतलज में व्यास नदी आकर के जल को गिराती है, तो वो अलग बात है। चलिए, तो ये क्या हो गया आपका सिंधु नदी का सहायक नदी सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम, जो कि सिंधु नदी के दाएं तट पर, जो कि सिंधु नदी के दाएं तट पर आकर इससे मिलती है, दाएं ओर से आकर के मिलती है। कौन? सतलज, व्यास, रावी, चेनाब, झेलम। और सिंधु नदी के बाएं तट से, बाएं तरफ से जो नदियां आकर के मिलती है उसमें श्योक है, जास्कर है, काबुल है, तो वो सब अलग अलग नदियां हैं, ठीक है। चलिए, झेलम नदी की सहायक नदियों में एक मेन नदी है किशन गंगा नदी। याद रखिएगा झेलम नदी कहां से निकलती है? तो ये निकलती है शेषनाग झील, कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है। और झेलम नदी का जो सहायक नदी है सबसे मेन, याद रखिएगा, यही पूछा जा सकता है, किशन गंगा नदी। और किशन गंगा नदी जब पाकिस्तान में एंट्री लेती है तो पाकिस्तान में किशन गंगा नदी को नीलम नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नीलम नदी के नाम से। चिनाब नदी की सहायक नदी कौन कौन सी नदी है? जैसे कि मैंने आपको कहा कि रावी नदी अपना जल कहां? चिनाब नदी में गिराती है, तो चिनाब नदी की सहायक नदी रावी नदी। और चिनाब नदी में झेलम नदी भी अपनी सहायक जल लाकर के गिरा देती है, जैसा कि आप देखिए मैप पर देख लीजिएगा बहुत आराम से, ठीक है। ये मैप को अच्छे से डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ को, और अच्छे से देख लीजिएगा कि कौन कौन सी नदियां कहां कहां अपने जल को गिरा रही है, ठीक है। कौन कौन सी नदियां? देखिए, ये वाला नदी ये कहां से निकला भैया? ये निकला, ये चेनाब नदी। कहां से? चेनाब नदी जो निकला यहां से बाड़ा लाचाला दर्रा, ये बाड़ा लाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है चेनाब नदी। और ये हरा वाला, ठीक है, हरा वाला देख लीजिएगा पीडीएफ में, सबसे बड़ी नदी है सिंधु नदी की, सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब नदी, और जाके मिठानकोट के पास जाकर के मिल जाती है सिंधु नदी से। इधर से सिंधु नदी आ रहा है, ठीक है। और यहां से शेषनाग झील से झेलम नदी निकली,
भारत पाकिस्तान का सीमा बनाते हुए ये यहाँ पर, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ पर मिला, वैसे आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो झेलम नदी चिनाब नदी में आकर के अपने जल को गिरा दी, ठीक है। रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकली और रोहतांग, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकली और ये चलते 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 पाकिस्तान में जाकर के रावी नदी किसमें, तो चेनाब नदी में अपने जल को गिरा दी भाई। और सतलज नदी राकसताल झील से निकल करके और अपने जल को जाकर के चेनाब नदी में मिला दी और फिर ये संयुक्त रूप से ये आगे बढ़ती है और मिठानकोट में सिंधु नदी से मिल जाती है। तो ये फिर ये आगे बढ़ जाती है और अरब सागर में अपने जल को गिरा देती है। और देखिएगा सतलज नदी में एक नदी है व्यास नदी, याद रखिएगा व्यास नदी, जो कि रोहतांग दर्रे के पास, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के पास व्यास कुंड से व्यास नदी निकलती है और सतलज नदी में आकर अपने जल को गिरा देती है। और जिस जगह में सतलज नदी पर, जिस जगह में व्यास नदी आकर के अपने जल को गिराती है उस जगह का नाम है हरिके। क्या, उस जगह का नाम है हरिके। जिस जगह पर सतलज नदी में व्यास नदी अपने जल को ला करके गिराती है पंजाब में, उस जगह का नाम है हरिके और वहां पर एक हरिके नाम का बांध बनाया गया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हरिके बैराज या फिर हरिके बांध पंजाब में कहां पर है, तो पंजाब में हरिके, पंजाब के हरिके में है। किस नदी पर, तो सतलज नदी और व्यास नदी के क्या बोलते हैं संगम स्थान पर। और वहीं से एक नहर, वहीं से हरिके बैराज से एक नहर निकाला गया है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नगर। भारतवर्ष का सबसे बड़ा मानव निर्मित नहर इंदिरा गांधी नहर यहीं से निकलती है। तो ये पूरा का पूरा बात हो गया, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया चिनाब नदी की सहायक नदी, क्योंकि चिनाब नदी में रावी नदी भी अपने जल को गिरा रही है, झेलम नदी भी। रावी नदी की सहायक नदी, तो रावी नदी की सहायक नदी हो जाएगी, जैसे चिनाब की सहायक रावी, तो रावी की सहायक चिनाब, और रावी की एक सहायक नदी तवी नदी भी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, तवी नदी, ठीक है। व्यास नदी की सहायक नदी सैंज नदी है, तीर्थन नदी है, ऊल नदी है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई आप देखिएगा एक बार देख लीजिएगा, वैसे इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। सतलज नदी की सहायक नदी है सिप्ती नदी, और एक व्यास नदी जो कि व्यास कुंड से निकलती है और पंजाब के हरिके नामक स्थान पर आकर के सतलज नदी में व्यास नदी आकर के मिल जाती है। अब पंचनद जो है, ये तो आप लोग देख लिए कि सिंधु नदी की पांचों सहायक नदियां कौन कौन सी, उसकी सहायक नदियों की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, इन सबको भी देख लिया, मैप पर देख लिया सबको। अब आगे देखिए पंचनद यानी कि जो पांच नदियां हैं, पांच नदियां कौन कौन सी नदियां हैं, पांच, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। सबसे पहले ऊपर से नीचे, सबसे ऊपर अगर क्रम में सजाने के लिए बोल दिया जाएगा तो सबसे ऊपर झेलम जो कि शेषनाग झील से निकलती है, उसके बाद चिनाब नदी जो कि बारालाचाला दर्रे से निकलती है, उसके बाद रावी नदी जो कि रोहतांग दर्रे से निकलती है, उसके बाद व्यास नदी जो कि कहाँ से, व्यासकुंड से निकलती है, उसके बाद सतलज नदी जो कि राकसताल झील से निकलती है, और सबसे ऊपर सिंधु नदी जो कि मानसरोवर झील से निकलती है। तो सिंधु नदी की पांच सहायक नदियां, ऊपर से नीचे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। और दो नदियों के बीच के मैदान को दोआब कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह भी पूछा जाता है, दो नदियों के बीच के मैदान बहुत उपजाऊ भी होता है, क्या होता है, बहुत उपजाऊ होगा, क्योंकि नदी के आसपास के क्षेत्र जो होते हैं, आसपास के जो भूमि होते हैं, मैदान होते हैं, वो उपजाऊ होता ही है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी वहां पर होता है और जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होता है। तो दो नदियों के बीच के जो मैदान होता है उसे दोआब मैदान कहा जाता है। और ये जो पंचनद है, पांच दोआब का भी निर्माण करता है, ये भी याद रख लीजिएगा, ये पंचनद पांच दोआब का निर्माण करता है। ऊपर से नीचे हम लोग देख लेते हैं, देखिए सबसे ऊपर कौन सी नदी, सबसे ऊपर है आपका सिंधु नदी, सबसे ऊपर, एक मिनट पेन चेंज कर लेते हैं, सबसे ऊपर सिंधु नदी, ठीक है, सबसे ऊपर सिंधु नदी। और सिंधु नदी के नीचे कौन सा नदी है भैया, झेलम नदी। सिंधु नदी के नीचे कौन सा नदी है, झेलम नदी, और झेलम नदी जो कि चेनाब नदी में अपने जल को गिराती है, ठीक है। तो सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच के दोआब को क्या कहा जाएगा, सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच के दोआब को कहा जाता है, याद रखिएगा, सुनिए ध्यान से, सिंध सागर दोआब। सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच के दोआब को कहा जाता है, क्या नाम दे दिया गया है, सिंध सागर दोआब, क्या, सिंध सागर दोआब। उसके नीचे झेलम नदी, उसके नीचे झेलम नदी और चेनाब नदी, ये चेनाब नदी है, ठीक है। तो उसके नीचे झेलम नदी और चेनाब नदी के नीचे, चेनाब नदी के बीच के जगह को क्या कहा जाएगा, झेलम नदी और चेनाब नदी के बीच को कहा जाता है, झेलम और चेनाब से बन जाएगा चाज, या फिर जेच कह सकते हैं, जेच, ठीक है, झेलम और चेनाब, ठीक है। तो जेच दोआब, जेच दोआब, जेच दोआब। सिंध सागर जो दोआब है वो क्या है,
सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच, झेलम नदी और चेनाब नदी के बीच कौन सा, जेच दोआब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है चेनाब नदी, उसके बाद चेनाब नदी और रावी नदी, चेनाब नदी और रावी नदी के बीच के जो दोआब बनाता है उसको कहा जाता है रचना दोआब। क्या, उसको कहा जाता है रचना दोआब। रावी और चेनाब, रावी और चेनाब तो क्या हो जाएगा, रचना, रावी का र और चेनाब का चना, तो रचना दोआब, ठीक है। तो रावी और चेनाब का बीच का दोआब रचना दोआब, और उसके नीचे अब कब सा हो गया, रावी नदी और व्यास नदी, रावी नदी और व्यास नदी के बीच के जो दोआब है उसे बारी दोआब कहा जाता है। रावी और व्यास उसके बीच के जो दोआब हैं उसको बारी दोआब कहा जाता है। और अब कौन सा नदी बच गया, तो व्यास नदी और सतलज नदी बच गया। तो व्यास नदी और सतलज नदी, व्यास नदी यहां से जो निकलती है, व्यास नदी और सतलज नदी के बीच के दोआब को कहा जाता है विष्ट दोआब। क्या, विष्ट दोआब, व्यास नदी और सतलज नदी के बीच के दोआब को कहा जाता है विष्ट दोआब। तो 5 दोआब हमने देखा, कौन कौन से दोआब देखे भाई, तो हमने देखा कि झेलम नदी, हमने देखा झेलम नदी और सिंधु नदी, झेलम नदी और सिंधु नदी के बीच के दोआब को क्या कहा गया भैया, सिंध सागर दोआब, सिंध सागर दोआब। उसके बाद झेलम नदी और चेनाब नदी के बीच के दोआब को चेज दोआब कहा गया। उसके बाद चेनाब नदी और रावी नदी, चेनाब नदी और रावी नदी के बीच के दोआब को कहा गया क्या बोलते हैं, रचना दोआब। और फिर उसके बाद रावी नदी और व्यास नदी के बीच के दोआब को कहा गया बारी दोआब, और व्यास नदी और सतलज नदी के बीच के दोआब को कहा गया विष्ट दोआब। तो ये लिख लीजिएगा आप लोग कहीं पर, ठीक है। तो ये दोआब, 5 दोआबों का निर्माण होता है। अब हम एक एक करके नदियों की विशेषताओं को देख लेते हैं। जैसे कि सिंधु नदी है, कौन, जैसे कि सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी कहां से निकली भैया, तो सिंधु नदी निकला तिब्बत के मानसरोवर झील से, तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सा नदी निकलता है, तिब्बत के मानसरोवर झील से ये निकला आपका कौन सा नदी, ये निकला आपका सिंधु नदी। और सिंधु नदी यहां पर इस जगह पर दमचौक नाम के जगह से एंट्री लेती है, और उसके बाद जाते जाते लेह वाले से, और ये भी याद रखिएगा सिंधु नदी के किनारे ही लेह शहर है, याद रखिएगा लेह शहर जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तो लेह शहर से होते हुए ये फिर उसके बाद यहां से गिलगित वाले पीओके में जाता है, और पीओके वाले स्थान से बाहर पाकिस्तान में निकल के चला आता है, ठीक है, पाकिस्तान में चला जाता है। तो ये तो सिंधु नदी की बात है। तो याद रखिएगा ये जो यहां से मानसरोवर झील से अरब सागर, मानसरोवर झील से अरब सागर तक में सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, सिंधु नदी की कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। उसके बाद भारत में इस नदी की, यहां से देखिए भारत में कहां से एंट्री लिया भाई, तो भारत में एंट्री लिया दमचौक से, भारत में एंट्री लिया दमचौक से, और यहां तक गिलगित वाले स्थान तक ये कितना दूरी तय करती है, तो ये 1114 किलोमीटर की दूरी ही तय करती है। तो याद रखिएगा सिंधु नदी की कुल लंबाई 2828 किलोमीटर, और भारत में कितनी दूरी तय करती है, 1114 किलोमीटर। इसका उद्गम कहां है, तो मानसरोवर झील। अच्छा, कहां पर गिरता है, तो कराची के पास, मुहाना मतलब क्या, अपने जल को कहां गिराती है, कराची के पास अरब सागर में। भारत में सिंधु नदी जम्मू कश्मीर के केवल लेह जिले में ही बहती है, यह भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लद्दाख, अब देखिए सिंधु नदी जो है, आपको मैंने हिमालय वाला चैप्टर आप देख लीजिएगा, बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से हिमालय पढ़ाया हुआ है, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से देखिएगा, बहुत डिटेल में हिमालय को हमने पढ़ा दिया है कि जास्कर श्रेणी क्या है, लद्दाख श्रेणी क्या है, ठीक है, जिसे काराकोरम श्रेणी क्या है, जिसे ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है, महान हिमालय क्या है, शिवालिक श्रेणी क्या है, सब कुछ मैंने बताया हुआ है, तो आप वहां से देख लीजिएगा। तो ये जो सिंधु नदी है ये लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी, ठीक है, लद्दाख और जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच से बहते हुए, ठीक है, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच से बहते हुए सिंधु नदी आगे बढ़ती है, ठीक है। और गिलगित के समीप, गिलगित के पास बुंजी नामक जगह पर, बुंजी जो कि जम्मू कश्मीर में है, इस जगह पर ये जो नदी है, ये सिंधु नदी एक गहरा महाखड्ड जिसे गॉर्ज कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे, गॉर्ज का निर्माण करता है। देखिए नदी जब बहते जाएगा लाखों करोड़ों साल तक बहते रहा है, तो वहां का जो आप जानते हुए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार क्या होता है, कभी कभी जो धरती है, जो स्थल है, वो नीचे धंसते जाता है, लेकिन नदियां तो बहते रहेगी लगातार, और बहते बहते ये उस क्षेत्र को, ये उस जगह को काट करके अपने लिए जगह बना लेती है, और एकदम खड्ड का निर्माण करती है, जिसे गॉर्ज कहा जाता है। क्या, जिसे गॉर्ज कहा जाता है, ठीक है। तो ये महाखड्ड का निर्माण करता है। याद रखिएगा लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से सिंधु नदी बहते हुए गिलगित के
पास बुंजी नामक जगह पर, ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, बुंजी नामक, जो कि जम्मू कश्मीर में उस जगह पर एक गहरे महाखड्ड का निर्माण करता है और ये बहुत मतलब ये टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है, ये गॉर्ज बुंजी नामक जगह पर। अब देखिए दाहिने तट पर यानी कि उसके सिंधु नदी के दाहिने ओर से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी नदियां हैं? तो देखिए खुर्रम है, तोची है, गोमल है, झाबे, कंदर, फिर उसके बाद श्योक नदी है, नुब्रा नदी, ये सब नदी है। जैसे कि यहां पर अगर मैप पर दिखाने का कोशिश करें तो एक बार देख लीजिए आप लोग। देखिए क्या, एक मिनट पेन ले लेते हैं। तो ये यहां ये क्या है? सिंधु नदी है, सिंधु नदी। अब सिंधु नदी में इधर से जो एक नदी आती है जिसको कि श्योक नदी कहा जाता है, आप लोग जानते होंगे श्योक नदी के बारे में। और श्योक नदी की एक सहायक नदी है नुब्रा नदी, सियाचिन से निकलती है, ठीक है, सियाचिन से। तो ये नुब्रा नदी है, तो श्योक नदी, नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी हो गई? सिंधु नदी की। उसके बाद एक नदी है गिलगित नदी, ये इस तरह से एक गिलगित नदी आपका किसका, तो ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। पाकिस्तान से बहते हुए एक नदी आती है काबुल नदी, काबुल नदी भी अपने जल को किस में गिराती है? सिंधु नदी में गिराती है, ठीक है। उसके बाद एक नदी है इधर से गोमल नदी, ये गोमल नदी है, गोमल नदी अपने जल को सिंधु नदी में गिरा देती है, ठीक है। गोमल और ये गोमल नदी अगर है, ये गोमल नदी और गोमल नदी की सहायक नदियां हैं एक कंदर नदी, झाबे नदी, तो ये गोमल नदी की सहायक नदी। तो ये अपने जल को गोमल में गिराया, गोमल अपने जल को सिंधु में, तो सिंधु नदी की ही सहायक नदी हो गई। ये आपका कौन सा नदी मैंने बताया अभी? अभी बताया मैंने, ये गिलगित नदी, गिलगित। ये आपका नदी है काबुल नदी। तो ये सब सिंधु नदी के दाहिने तट से सिंधु नदी में अपने जल को गिरा रही है। उसके बाद यहाँ जो ये जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, ठीक है, जम्मू कश्मीर, तो यहाँ इधर से कहीं से झेलम नदी निकलती है और झेलम नदी इसके भारत और पाकिस्तान का सीमा बनाते हुए कहीं पर ये जो है चेनाब नदी में मिल जाती है। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश वाले इलाके से जो आपका व्यास नदी निकलता है, रावी नदी निकलता है, चेनाब नदी निकलता है और फिर इसके बगल से सतलज नदी हिमाचल प्रदेश वाले इलाके से, पंजाब हिमाचल प्रदेश से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये पूरा का पूरा हमने देख लिया, अच्छे से समझ भी गए होंगे आप लोग। चलिए, ये तो सिंधु नदी की बात थी। मिठानकोट के निकट पंच नदी, यानी कि कौन कौन सी नदी? पंच नद में आ जाती है आपकी सतलज नदी, व्यास नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी, ठीक है, और रावी नदी। तो पांचों नदियां अपने जल को मिठानकोट के पास आकर सिंधु नदी में गिरा देती है और संयुक्त रूप से कराची के पास अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। देखिए, एक सिंधु जल समझौता याद रखेगा कि सिंधु नदी को जल को लेकर के एक समझौता हुआ था 1960 में। किसके द्वारा कराया गया था? विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? 1960 में विश्व बैंक के द्वारा करवाया गया था। और किसकी अगुवाई में यह सिंधु जल समझौता हुआ? तो 1960 में हुआ था। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू भारत की ओर से थे इस पर सिग्नेचर करने वाले, और पाकिस्तान की ओर से अयूब खान थे। कौन? भारत की ओर से जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की ओर से अयूब खान। और इस जल समझौते में क्या क्या डील हुआ था? तो सिंधु नदी, झेलम नदी और चेनाब नदी, यानी कि ऊपर की तीन नदियां, सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, ऊपर की तीन नदियां का ज्यादा, मतलब ऊपर की तीन नदियों का 80% जल, उससे 80% जल किसके किसके मतलब फेवर में गया? पाकिस्तान के। मतलब इसका 80% जल पर अधिकार पाकिस्तान का और 20% पर अधिकार भारत का। और नीचे की जो तीन नदियां हैं, रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी, इन तीन नदियों पर 80% पर अधिकार भारत का और 20% पर भारत का, सॉरी पाकिस्तान का। तो ये सिंधु जल समझौता, इसे देख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब चलिए आगे देखते हैं झेलम नदी। ये बात हम लोग जानते हैं, कश्मीर घाटी का ये निर्माण करती है झेलम नदी, कश्मीर घाटी। देखिए घाटी क्या होता है मैंने आपको बताया हुआ है पिछले क्लास में। तो देखिए घाटी का, वैली का, झेलम नदी, याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जाता है कि कश्मीर घाटी का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो झेलम नदी करती है। अच्छा, झेलम नदी के किनारे ही श्रीनगर बसा हुआ है। झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। जैसे कि हमने देखा कि सिंधु नदी के किनारे लेह नगर है, तो वैसे ही झेलम नदी के किनारे श्रीनगर है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। और झेलम नदी वुलर झील का निर्माण करती है, याद रखिएगा, झेलम नदी वुलर झील का निर्माण करती है। और ये जो है वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इसे गोखुर झील भी कहा जाता है। देखिए गोखुर झील क्या होता है? जब कोई नदी पर्वतों पठारों पर आती है तो वो क्या करती है? पर्वत पठार को तो ज्यादा नहीं काट पाएगी, लेकिन जैसे ही नदी जमीन में, समतल मैदान में बहने लगती है, तो ये स्वतंत्र रूप से विचरने के लिए
मतलब स्वतंत्र होती है। तो ये जो झेलम नदी है जब मैदानी भाग में आती है तो ऊपर में जब झेलम नदी पर्वत पठार से होकर आ रही थी तो वहां तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही मैदानी भाग में आता है ये स्वतंत्र होता है, पूरा एकदम ये विसर्पण करने लगता है। विसर्पण मतलब सांप के जैसा ये लौटने लगता है। अब जब ये कोई नदी इस तरह से विसर्पण करने लगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि कभी कभी ये ऐसे ऐसे विसर्पन करते जाएगा और कभी कभी क्या होगा कि विसर्पण इतना शार्प कर लेगा कि ये दो नदियां जो है, ये नदी है, नदियों का पानी आपस में मिल जाएगा और ये पार्ट है, ये पार्ट अलग हो जाएगा। क्या होगा? ये पार्ट अलग हो जाएगा, मतलब ये नदी फिर इधर से अपना पानी को बहा लेगी और ये पार्ट अलग हो जाएगा। और जब इस तरह से कुछ झील वगैरह का निर्माण होता है तो इसे कहते हैं गोखुर झील, यानी कि गाय का जो खूर होता है उसके समान दिखने लगता है, इसीलिए इसका नाम गोखुर झील है। और झेलम नदी के द्वारा वुलर झील का निर्माण होता है और यह है वुलर झील गोखुर झील का उदाहरण। और गोखुर झील, वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और झेलम नदी भारत पाकिस्तान सीमा का निर्माण भी करता है, हमने ऊपर में मैप पर देख लिया है। अगला है चेनाब नदी, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अच्छा, चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में, देखिए चेनाब नदी कहां से निकलती भाई, तो हिमाचल प्रदेश के बाड़ालाचल दर्रे से। और हिमाचल प्रदेश में चेनाब नदी को चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है। इसको डिटेल में देखें तो दो नदियों का मिलान होता है, एक चंद्रा नदी एक भागा नदी, और मिल करके चेनाब नदी बनता है। तो ये उतना डिटेल में नहीं जाना, बस ये देखिए कि हिमाचल प्रदेश में चेनाब नदी को चंद्रभागा नदी कहा जाता है। और चेनाब नदी हम तो ये भी जानते हैं कि ये बाड़ालाचाला दर्रे से निकलती है हिमाचल प्रदेश के और वहां से निकलकर पाकिस्तान में एंट्री मार लेती है। तो जहां तक पाकिस्तान में एंट्री मारने से पहले चेनाब नदी जो है कितना दूरी तय करती है भारत में, तो 1180 किलोमीटर की दूरी तय करती है, याद रखिएगा। पाकिस्तान की सीमा में घुसने से पहले भारत में इसकी लंबाई चेनाब नदी की है 1180 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अब रावी नदी के बारे में बात कर लेते हैं। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ी के रोहतांग दर्रे से, और यह भी कह सकते हैं डिटेल में पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के कुल्लू पहाड़ी के रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलती है और रावी नदी चंबा घाटी से होकर के बहती है और रावी नदी के किनारे ही लाहौर नदी है। तो कुछ फैक्ट है, याद रख लीजिएगा। अब अगला है व्यास नदी। कौन सी नदी? व्यास नदी। तो अभी हमने देखा कि व्यास नदी जो है रोहतांग दर्रे के पास ही एक कुंड है व्यास कुंड, उससे निकलती है। और याद रखिएगा व्यास नदी कुल्लू घाटी से होकर के गुजरती है, जैसा कि अभी हमने देखा रावी नदी चंबा घाटी से, वैसे ही व्यास नदी कुल्लू घाटी से होकर के गुजरती है। और व्यास नदी जो है धौलाधर श्रेणी, अब हमने बताया था आपको हिमालय, जब मैंने करवाया था हिमालयन श्रेणियां, तो धौलाधर श्रेणी के बारे में भी बताया था। तो धौलाधर श्रेणी में व्यास नदी, धौलाधर श्रेणी में चूंकि हिमालयी नदियां हैं उधर की ओर बह रही है, तो धौलाधर श्रेणी में व्यास नदी एक गहरे महाखंड गॉर्ज का निर्माण करती है। ठीक है, अब व्यास नदी जो है क्या होता है, कहां से निकला भाई, तो ये निकला आपके व्यास कुंड से, और व्यास कुंड से निकल करके हिमाचल प्रदेश के व्यास कुंड से निकलती है रोहतांग दर्रे के पास, व्यास कुंड से निकल करके ये पंजाब वाले इलाके में प्रवेश करती है। अब ये हिमाचल प्रदेश से पंजाब वाले इलाके में, पंजाब के मैदान में प्रवेश करने के बाद ये हरिके में सतलज नदी, इधर से राकसताल झील से सतलज नदी निकलती है, हिमाचल प्रदेश से पंजाब में एंट्री मारती है सतलज नदी। और ये जब पंजाब में एंट्री मारी और इधर से व्यास नदी भी आ रही है, हरिके नाम का एक जगह है पंजाब में, वहां पर ये सतलज नदी से व्यास नदी मिल जाती है और व्यास नदी अपने जल को सतलज नदी में मिला देती है, सतलज नदी में गिरा देती है। और इस जगह पर एक बैराज का निर्माण हुआ है, जिसका पहले भी बताया आपको, हरिके बैराज। और यहीं से एक नहर निकाला गया है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर। ठीक है, चलिए अब देखिए सतलज नदी, उसके बाद कौन सा नदी है, सतलज नदी। तो मानसरोवर के निकट राकसताल झील से, याद हो गया होगा अभी तक, मानसरोवर के निकट राकसताल झील से सतलज नदी निकलती है। मानसरोवर के निकट राकसताल झील से सतलज नदी निकलती है और इस सतलज नदी को यहाँ पर राकसताल झील जो तिब्बत वाले इलाके में लांगचेन खबाब के नाम से भी जाना जाता है, याद रख लीजिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखिएगा तो रख लीजिए, लांगचेन खबाब भी कहा जाता है। और ये जो सतलज नदी कहाँ से, तिब्बत से निकली, तिब्बत के राकसताल झील से निकली और हिमाचल प्रदेश में एंट्री मार लेती है। हिमाचल प्रदेश में जिस जगह से ये एंट्री मारती है उस जगह का नाम है सीप किला दर्रा। क्या? सीप किला दर्रा, हिमाचल प्रदेश के सीप किले दर्रे से सतलज नदी एंट्री मारती है भारत में। और उसके बाद ये जो है सीप किला दर्रा से एंट्री मार करके महान हिमालय और जास्कर श्रेणी को काट कर एक गहरे महाखंड का निर्माण करती है।
ठीक है। और ये हिमाचल प्रदेश से पंजाब में एंट्री मारती है और पंजाब के बाद पाकिस्तान में एंट्री मार लेती है। ठीक है। और पाकिस्तान में जाकर के मिठानकोट में, पाकिस्तान के मिठानकोट के पास जाकर के सिंधु नदी में अपने जल को गिरा देती है। ठीक, चलिए, तो ये तो हो गया कि सिपकिला दर्रा भारत में सिपकिला दर्रे से होकर प्रवेश करती है। ये कौन? सतलज नदी। और एक बात ये याद रखिएगा, सतलज नदी जो है, सतलज नदी के किनारे लुधियाना शहर बसा हुआ है। पंजाब का लुधियाना शहर सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बहुत दिन पहले की बात है, लेकिन अभी सतलज नदी कुछ दूर हो गया है किससे? लुधियाना शहर से। और लुधियाना शहर इस नदी के 13 किलोमीटर दक्षिण, यानी कि अगर ये लुधियाना शहर है तो 13 किलोमीटर यहां से दक्षिण से अब होकर के सतलज नदी बहने लगी है वर्तमान समय में। ठीक, तो हिमाचल प्रदेश से ये एंट्री मारती है सिपकिला दर्रे से। कहां से निकली? राकसताल झील से। हिमाचल प्रदेश से पंजाब में एंट्री मारी, पंजाब में एंट्री मारी सतलज नदी, और सतलज नदी में ही सतलज नदी हिमाचल पंजाब के हरिके के पास आकर के उससे व्यास नदी मिल जाती है। और फिर उसके बाद दोनों अपना जल को लेकर आगे बढ़ती है। पाकिस्तान में एंट्री होगा, पाकिस्तान में मिठानकोट के पास ये सब नदियां अपने जल को सिंधु नदी में गिरा देती है। तो हम लोगों ने देख लिया सतलज नदी से, हमने देख लिया व्यास नदी, हमने देख लिया झेलम नदी, हमने चेनाब नदी देख लिया, हमने व्यास नदी, हमने सिंधु नदी के बारे में देख लिया। अब इन नदियों पर सिंधु नदी तंत्र के कुछ नदी घाटी परियोजनाएं भी हैं, उसे भी याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर, देखिए अभी हमने जो देखा सिंधु नदी तंत्र अधिकतर किधर की ओर है भाई? तो आपका लेह वाले इलाके में केवल एक सिंधु नदी बहती है। ठीक, दूसरा आपका जो जम्मू कश्मीर में एक झेलम नदी, तीसरा हिमाचल प्रदेश और पंजाब वाले इलाके से बहती है। तो इतने क्षेत्र में सिंधु नदी तंत्र की नदियां बहती है, इतने क्षेत्र से सिंधु नदी तंत्र की नदियां बहती है। तो सिंधु नदी तंत्र की नदियों पर जो भी नदी घाटी परियोजनाएं होंगी तो यही हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर वाले इलाके में हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, याद रखिएगा। तो नदी कौन? सिंधु नदी। और सिंधु नदी पर एक मतलब नदी घाटी परियोजना है, याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, जम्मू कश्मीर में। अभी हम जम्मू कश्मीर की नदी घाटी परियोजनाओं को देख रहे हैं, यह भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो जम्मू कश्मीर की नदी घाटी परियोजनाओं को देख रहे हैं, तो नदी देखेंगे उस मतलब सिंधु नदी में, सिंधु नदी पर जो एक नदी घाटी परियोजना है जिसका नाम है नीमो बजागो परियोजना। नीमो बजागो परियोजना याद रखिएगा, पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में डायरेक्ट। और हम जब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं देखेंगे तो वहां आपको आसानी से याद हो जाएगा जब अभी सही से पढ़े रहेंगे। तो सिंधु नदी के ऊपर नीमो बजागो परियोजना है, कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। अभी हम जितने भी जो नदी घाटी परियोजनाएं देख रहे हैं वो जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं। ठीक है, तो सिंधु नदी के ऊपर नीमो बजागो परियोजना। अगला है झेलम नदी, और झेलम नदी में जो नदी घाटी परियोजना है उसे कहते हैं हम लोग झेलम नदी के ऊपर तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना। याद रखिएगा, तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना। कौन सा? तुलबुल और उरी परियोजना। ठीक है, ये किस नदी घाटी पर है? तो ये है झेलम नदी के ऊपर तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना। झेलम नदी के ऊपर, झेलम नदी के ऊपर जम्मू कश्मीर में, झेलम नदी के ऊपर जम्मू कश्मीर में एक परियोजना है तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना। बस आपको इतना याद रखना है। पूछा जाएगा, बताइए तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो झेलम नदी पर। ठीक है, किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। उरी परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर। किस राज्य में? तो जम्मू कश्मीर में। अच्छा, झेलम नदी की एक सहायक नदी है किशनगंगा नदी। कौन सी? झेलम नदी की एक सहायक नदी है किशनगंगा नदी। तो जम्मू कश्मीर में किशनगंगा नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है किशनगंगा परियोजना, जिसका नाम है किशनगंगा परियोजना। और पाकिस्तान में इस किशनगंगा नदी को नीलम नदी भी कहा जाता है। अगला नदी कौन सा है? चेनाब नदी। ये निकलती तो कहां से? निकलती है कहां से भाई? तो ये निकलता है आपके हिमाचल प्रदेश के बाड़ालाचला दर्रे से। लेकिन ये जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर एक दो परियोजनाएं हैं, तीन परियोजनाएं याद रख लीजिएगा। तीन परियोजना चेनाब नदी के ऊपर तीन परियोजनाएं हैं, बगलिहार परियोजना, सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एग्जामिनेशन में, एसएससी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? चेनाब नदी पर। सलाल परियोजना किस नदी पर है? चेनाब नदी पर। हमने चेनाब नदी के बारे में अच्छे से देख लिया है। ठीक है, और दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? चेनाब नदी पर। और किस राज्य में? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। आगे देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश में जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं। तो हिमाचल प्रदेश में रावी नदी के ऊपर चमारा परियोजना है, जिसे चमेरा भी कहा जाता है कभी कभी। तो बस ये याद रख लीजिएगा, चमारा परियोजना। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में रावी नदी कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है। ठीक है, हम अभी डिटेल में इसको देखे थे, रोहतांग, कांगड़ा जिला, कुल्लू पहाड़ी। ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, रावी नदी के ऊपर चमारा परियोजना है, ये किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। रावी नदी के ऊपर चमारा परियोजना है, और रावी नदी के ऊपर ही एक और परियोजना है, पंजाब में है लेकिन वो। ठीक है, तो वो आगे बात करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश राज्य में
रावी नदी के ऊपर चमारा परियोजना है, चमारा परियोजना। और व्यास नदी के ऊपर एक नदी है हिमाचल प्रदेश, व्यास नदी के ऊपर एक परियोजना है जिसका नाम है पोंग बांध। क्या? पोंग बांध बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया सवाल है, ठीक है। व्यास नदी के ऊपर एक परियोजना है हिमाचल प्रदेश में, पोंग बांध। और देखिए, जब कोई बांध बनाया जाता है नदी का पानी को रोकने के लिए, तो उस बांध के पीछे एक जलाशय का निर्माण होता है, ठीक है। तो पोंग बांध जो है व्यास नदी के ऊपर, उसके पीछे एक जलाशय है जिसका नाम है महाराणा प्रताप सागर, और ये हिमाचल प्रदेश में, कहां पर? हिमाचल प्रदेश में है। तो याद रख लीजिएगा, महाराणा प्रताप सागर किस बांध के पीछे ये जलाशय है? तो ये है आपका पोंग बांध। किस नदी पर? व्यास नदी पर। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश राज्य में। चमारा परियोजना किस नदी पर? रावी नदी पर। किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश राज्य में। बोलिए हमारे साथ। अब अगला देखेंगे पंजाब की नदी घाटी परियोजनाएं। तो नदी और परियोजना, देखिए पंजाब में एक नदी रावी नदी, अभी हमने देखा रावी नदी के ऊपर चमेरा परियोजना जो हिमाचल प्रदेश में था। और रावी नदी जब पंजाब में एंट्री होती है इसकी, तो रावी नदी के ऊपर ही एक नदी है, एक परियोजना है जिसका नाम है थीन बांध। कौन सा? थीन बांध। पहले इसे थीन बांध कहा जाता था, अब इसका नाम रख दिया गया है महाराजा रंजीत सिंह बांध। क्या? थीन बांध को ही महाराजा रंजीत सिंह बांध कहा जाता है। और ये जो ये थीन बांध है, ये थीन बांध जो है यानी कि महाराणा रंजीत सिंह बांध, ये बांध जम्मू कश्मीर राज्य और पंजाब राज्य की सीमा का भी निर्माण करती है। याद रखिएगा, थीन बांध या फिर महाराजा रंजीत सिंह बांध, ये जम्मू कश्मीर और पंजाब राज्य की सीमा का निर्माण भी करती है। सतलज नदी के ऊपर कुछ नदी घाटी परियोजनाएं हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। देखिए, सतलज नदी के ऊपर एक भाखड़ा नांगल, आपने सुना होगा, बहुत बड़ी परियोजना है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना। तो ये जो है दोनों का एक साथ बोला जाता है, भाखड़ा नांगल परियोजना। किस नदी पर है भाई? अगर ऐसे पूछा जाए आपसे कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है, तो आपको बताना होगा सतलज नदी पर है। सतलज नदी कहां से निकलती है? राकसताल झील से निकलती है। तो सतलज नदी राकसताल झील से निकल करके हिमाचल प्रदेश में एंट्री मारती है, और उसके बाद पंजाब, उसके बाद पाकिस्तान। तो सतलज नदी के ऊपर है भाखड़ा नांगल परियोजना। लेकिन ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना है, इसमें जो भाखड़ा बांध और नांगल बांध अलग अलग जगह पर है, याद रखिएगा। भाखड़ा बांध और नांगल बांध अलग अलग जगह पर है। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में है, नांगल बांध पंजाब में है। किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। संयुक्त रूप से इसे भाखड़ा नांगल परियोजना कहा जाता है। और भाखड़ा बांध और नांगल बांध के बीच 13 किलोमीटर का फासला, याद रखिएगा इस बात को भी, 13 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। दोनों का संयुक्त रूप से भले भाखड़ा नांगल परियोजना कहा जाता है, लेकिन ये दोनों दो अलग अलग बांध है। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में है, नांगल बांध पंजाब में है। और भाखड़ा बांध जो है उसके पीछे एक जलाशय का निर्माण होता है, गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित है, गोविंद सागर झील, और ये मानव निर्मित झील है, ठीक। अच्छा, उसके बाद सतलज नदी के ऊपर ही पंजाब में सतलज नदी के ऊपर ही नाथपा झाकरी बांध है और कोल बांध है, ठीक है। यह भी याद रख लीजिएगा, सतलज नदी के ऊपर ही नाथपा झाकरी बांध और कोल बांध है। तो ये हम लोगों ने नदी घाटी परियोजनाओं को देख लिया, सिंधु नदी तंत्र के सारी की सारी नदियों को देख लिया, इसके बारे में अच्छे से देख लिया, क्लास को अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं से भी लगाइए, आपसे सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। मिलते हैं अगले क्लास में गंगा नदी तंत्र के साथ और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के साथ और प्रायद्वीपीय नदियां। तो लगभग 3 पार्ट में हम पूरे नदियों को कवर कर लेंगे और ज्योग्राफी पूरा हम कवर कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो है ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समझने वाला सब्जेक्ट है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए।